Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and will enjoying a healthy life. Welcome to APSEX online support program. I am lecturer Mohsen Ali Khan from APS Zamzama Noshera Kent. I am here to teach you physics class 9th course. Now moving forward to our lecture, week 9 part 2nd lecture. यूनिट 5 ग्रेविटेशन को हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जिसमें है आर्टिकल 5.1 को डिस्कस करेंगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कंसिस्टेंसी के हाउ दीज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर जो कि मेंशन है पेज नंबर 108 to 109 पर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले ये बात याद रखें स्टूडेंट्स के अगर आप बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ बॉल पॉइंट पेंसिल कॉपी सब कुछ रख ले और वीडियो को पॉज करते करते सब कुछ एक साथ नोट करते जाए, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लर्निंग आउटकम्स हमारे लेक्चर के क्या है? स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कंसिस्टेंट है, कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे दोनों लॉज रिलेटेड है। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द लेक्चर आउटलाइन कि ये स्लाइड्स फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, एंड मूविंग फॉरवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम रिकेप करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया है, फिर वही कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, जिसके बाद एग्जांपल्स आ जाएंगे। 5.1 Example 5.1 page 108 exercise problem 5.1 to 5.2 page 115 और लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए एंड तक ये वीडियो। ओके, नाउ रीकैप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, कि कोई भी दो बॉडीज है यूनिवर्स में तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोडक्ट ऑफ द मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, नॉट द मासेस, नॉट द मासेस और नॉट द सम ऑफ द मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इज इट क्लियर? और इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मीन्स के मास एक का ज्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, ये मास ज्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, m2 ज्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, दोनों ज्यादा है तो काफी ज्यादा होगा। नाउ अगर डिस्टेंस ज्यादा करेंगे हम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होता जाएगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होता जाएगा। और हमने इन दोनों इक्वेशन को फिर कंबाइन किया था और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वैल्यू थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11। लुक एट दिस पावर, इस पावर को देख लें, ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, इससे आएगी 0.10 और फिर 6673, ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है। आपके पास जो ये वैल्यू है ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, तो जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काफ़ी स्मॉल आता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय, दो पर्सन एक साथ, दो बंदे एक साथ खड़े हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है। सोचिए इस बात पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया है। Yes, force of gravitation exists between these two objects. इनके दरमियान force of gravitation exist करता है। ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, दोनों मास इसका प्रोडक्ट, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे और डिवीजन में लिखेंगे, जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन फिर यही बन जाता है कि आया अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है तो हमें फील क्यों नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जी की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, जिसकी वजह से अगर हम इस वैल्यू को निकालेंगे और इस जी के स्मॉलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमें फील नहीं होता। लेकिन नॉर्मली अगर दो बॉल्स है, जो कुछ भी है, दो पर्सन्स है,
जो दो प्लैनेट्स है तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 2% के मासेस क्या है, एक के 60 kg, दूसरे के 80 kg, वो स्मॉलर वैल्यू जी के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो भी स्मॉलर, बहुत ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू बन जाती है फोर्स की, तो इस वजह से हमें फील नहीं होता। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस चीज़ के इक्वल है, Gm1m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो अगर मास m है और मास m है, मास एक का भी m है 10 kg, दूसरे का भी 10 kg, और डिस्टेंस d है से 10, तो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे आ जाएगा। नाउ अगर एक मास को हम डबल करेंगे, एक मास को मैंने डबल कर दिया, ये 10 से मैंने 20 कर दिया, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फिर अगर दोनों मासेस को मैंने डबल कर दिया, दोनों मासेस को मैंने डबल कर दिया, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर एक मास को मैंने डबल किया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर दोनों मासेस को मैंने डबल किया तो 4 टाइम्स, अगर एक को 3 टाइम्स किया, आप मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बन जाते हैं, दोनों को 3m कर लें, एक को 3m एक को 2m कर लें, आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशंस बन जाएंगे। ये एक मैंने सॉल्व किया है, ये वाला पार्ट 2f वाला, बाकी आप खुद कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस, कि इस डिस्टेंस का क्या इफेक्ट है इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमने मास का इफेक्ट तो चेक किया, आया डिस्टेंस का इफेक्ट कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या और इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो डेफिनेटली इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर डिस्टेंस को मैंने डबल किया, डिस्टेंस को मैंने डबल किया, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है ये फोर्स, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो 2 पर हम स्क्वायर लेंगे, उससे 4 आ जाएगा, 1/4 टाइम्स, मीन्स के 4 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 1/4 हो जाएगा, मीन्स के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। लेट्स से हमने पहले डिस्टेंस जितना था उससे हाफ कर दिया, तो 4 टाइम्स फिर इंक्रीज हो जाएगा। समझ आई? और आगे ये पार्ट खुद देख लें। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे कंसिस्टेंट है विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड बट ऑपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, दो ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लग रहा होता है, और ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। लाइक दैट पर्सन इज ड्रॉपिंग ए बॉल ऑन द अर्थ, ये बॉल जमीन पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और जमीन इस बॉल पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। सिमिलर केस है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी यही चीज है कि दो मासेस है आपके पास, और दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और ये m1 अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, m2 इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस इक्वल है क्योंकि दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, Gm1m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Gm1m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। F1 और F2 दोनों इक्वल है विथ नेगेटिव साइन। I hope that is very clear. Moving toward example 5.1 of your textbook page 108, कि आपके पास दो स्पीयर्स हैं, दो मासेस हैं, एक का मास भी 1000 kg है, दूसरे का मास भी 1000 kg है, और दोनों जो है वो डिस्टेंस 1 मीटर, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। एक का मास भी 10,000 kg, दूसरे का मास भी 1000 kg, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो आपको क्या बता रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मींस ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर, कि ये दोनों किस फोर्स के साथ, किस वैल्यू ऑफ फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। आपके पास गिवन डेटा ये है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 100 kg, डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर है, आपने फोर्स फाइंड करना है। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है दोनों के दरमियान। ओके, नाउ फार्मूला आपके पास नोन है, जी की वैल्यू आपको वेल नोन होनी चाहिए, ये आपको रिमेंबर करनी चाहिए। ओके, और एक टिप मैंने बताया था प्रॉब्लम्स के लिए कि सब डेटा जो आपको गिवन है, एक टिप बताया था, उसी से सारे प्रॉब्लम्स सिमिलरली सॉल्व होंगे।
कि आपको जो वैल्यूज गिवन है उसको कन्वर्ट करें. I hope that is very clear now. Proceeding toward example 5.1 of your textbook page 108. इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताया गया है? इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि आपके पास दो लेट स्पीयर्स है, दो स्पीयर्स है और दो बॉल्स आप कंसिडर कर लें, जिसका मास कितना है? जिसका मास 1000 kg है, जिसका मास 1000 kg है. ईच, इस वर्ड को नोट करें, ईच, हर एक का मास 1000 kg मास है. ओके. और उन दोनों मासेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर डिस्टेंस गिवन है. उन दोनों मासेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर डिस्टेंस गिवन है. और आपको क्या बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फाइंड करना है. ओके. नाउ इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ थिंक अबाउट दैट कि इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. आपके पास एक मास m1 है, एक मास m2 है, दोनों मासेस सेम है, वैल्यू 1000 kg, डिस्टेंस 1 मीटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. थिंक अबाउट दैट. ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए. ये आपके पास गिवन डेटा है. ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला Gm1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. और रिमेंबर, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू याद करनी होगी. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी. सही है. 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट है. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट है. ओके. आपको मैंने एक टिप बताया था स्टार्ट में. जिस तरह हम स्टार्ट में प्रॉब्लम्स करते थे तो हम क्या करते थे, गिवन डेटा लिखा तो क्या किया कि इस पूरे डेटा का पूरे डेटा में जो यूनिट्स मुझे गिवन है, लाइक मास का यूनिट केजी गिवन है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मास का यूनिट केजी है, एसआई यूनिट केजी है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है. ओके है. और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके. और ये एसआई यूनिट है इसका. तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल, और मेरे पास जो आंसर आएगा इन 1000 इंटू 1000 करें, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर करें, जो वैल्यू आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन. नाउ अभी इस वैल्यू को देख ले, ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है. ये आ जाएगी आपके पास, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखे तो ये आएगी 0.00006673 न्यूटन. और अगर इधर देख ले, इधर गौर करें तो ये मासेस काफ़ी ज़्यादा है, मासेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी, और डिस्टेंस काफ़ी कम भी है, और फिर भी वैल्यू इतनी छोटी आ रही है. इसीलिए तो हमें फील नहीं होता वो फोर्स अगर 2% स्टैंडिंग नियर बाय. ओके. जिस तरह हमने वो प्रॉब्लम भी जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया. नाउ मूविंग टुवर्ड प्रॉब्लम 5.1 ऑफ योर एक्सरसाइज पेज 115. सिमिलर प्रॉब्लम है, इसी तरह का ही एक प्रॉब्लम हमें गिवन है. इसमें क्या बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करें. क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है. ग्रेविटेशन, और उसी तरह 2 स्पीयर है, और आपको इधर भी गिवन है कि ईच, हर एक का मास कितना है? 1000 kg. हर एक का मास कितना है? 1000 kg. सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम में क्या चेंज किया गया कि डिस्टेंस को चेंज किया गया है 0.5 मीटर. उन दो स्पीयर्स को और भी करीब लाया गया है. ओके. उन दो स्पीयर्स को और भी करीब लाया गया है. पहले डिस्टेंस 1 मीटर था, अभी 0.5 मीटर कर दिया गया है. और ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है. डेटा आपको गिवन है. m1 m2 की वैल्यू 1000 kg है, डिस्टेंस 0.5 मीटर है, एसआई यूनिट है. ओके. फोर्स फाइंड करना है. मूव टुवर्ड आवर फार्मूला Gm1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर.
वैल्यूज पुट करेंगे 1000 और इधर पहले 1 था, 1 का स्क्वायर था तो उससे 1 आता था हमारे पास, इधर 0.5 का स्क्वायर है। ओके, इस पर गौर करना है, ये स्क्वायर अक्सर हम भूल जाते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं और डिवाइड करते जाते हैं लेकिन स्क्वायर नहीं लेते हैं। इस स्क्वायर को याद रखना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.6692 इंटू 10⁻⁻⁴। और पहले जो मेरे पास आई थी वो 10⁻⁻�6 और समथिंग, उसको पीछे जाकर देख लें, वो वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए या कम। मैंने डिस्टेंस कम कर लिया तो ये वैल्यू ज़्यादा है उससे, जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने सॉल्व किया उससे ये वैल्यू ज़्यादा है। ओके, लेकिन ओवरऑल अगर चेक करें तो ये वैल्यू भी काफ़ी कम है। अगर कंपेरेटिवली चेक करें तो 1 मीटर के मुकाबले में ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और अगर सिंगुलरली इस वैल्यू को भी चेक कर ले तो ये वैल्यू काफ़ी कम है, इससे वैल्यू आएगी 0.0002692 न्यूटन। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं मासेस कितने ज़्यादा है और कितने करीब पड़े हुए हैं, और फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए हमें फील नहीं होता। ओके, मूविंग टूवर्ड एक्सरसाइज प्रॉब्लम 5.2 ऑफ योर पेज, टेक्स्ट बुक पेज 115। अभी क्या बताया गया है हमें इस प्रॉब्लम में? हमें बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको गिवन है टू आइडेंटिकल मीन्स के दोनों के मासेस सेम है। टू आइडेंटिकल लेट स्पीयर, दो स्पीयर्स हैं, दो मासेस है और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? दोनों मासेस के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है और दोनों मासेस सेम है, एक भी m1 है तो दूसरा भी m1 है, अगर एक m2 है तो दूसरा भी m2 है। और इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? इन दोनों सिमिलर मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स आपको गिवन है 0.006673 न्यूटन। ओके, नाउ फिर आगे जाते हैं, मैंने फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। ओके, तो मास कैसे फाइंड करेंगे? थिंक अबाउट दैट। एक का मास भी m1, दूसरे का मास m2, मासेस सिमिलर है, मैंने m एज्यूम कर लिया, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको गिवन है कि दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये है, डिस्टेंस 1 मीटर आपको ये गिवन है, डिस्टेंस 1 मीटर है आपके पास। तो आगे प्रोसीड करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने मास कैसे निकालना है, ये मेरे पास अननोन है, ये मास ये मेरे पास अननोन है, इसको मैंने कैसे निकालना है? तो सिमिलरली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो हमारा गिवन फार्मूला है उसकी तरफ जाते हैं। देखिए ऑलरेडी SI यूनिट में गिवन है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने इस पॉइंट को इस तरफ लिया है, 1 2 3 10⁻³ बन जाएगा न्यूटन। और ये ऑलरेडी ये भी न्यूटन में है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर न्यूटन मेंशन कर लें, ये न्यूटन है। ओके, यहाँ पर न्यूटन लिख लें। डिस्टेंस 1 मीटर आपके पास गिवन है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है और आपने फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। ओके, कैसे फाइंड करते हैं? प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये है, gm1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, दोनों मासेस सेम है, मैं m क्रॉस m लिख सकता हूँ इसकी जगह, g अपनी जगह, d स्क्वायर अपनी जगह, m इंटू m स्क्वायर बन जाएगा। नाउ इस m की वैल्यू अभी मैंने निकालनी है, तो f है यहाँ पर, इस d स्क्वायर को मैं इक्विलिटी के लेफ्ट साइड पर लेकर जाऊंगा, यहाँ पर डिवीजन में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। जी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्विलिटी के लेफ्ट साइड पर ले जाऊंगा तो डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ तक तो हो गया है। अभी m स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू है, m स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू, दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ और यहाँ अंडर रूट बच जाएगा। ओके, नाउ मेरे पास मास के लिए इक्वेशन बन गया है। अभी वैल्यूज जो मुझे गिवन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है कि कितने मीटर ये अपार्ट है एक दूसरे से, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू मैंने पहले भी बताया कि आपको याद होनी चाहिए। ओके, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 जिसकी वैल्यू है। ओके, पुटिंग करते हैं, f की वैल्यू मैंने पुट की, ये f की वैल्यू, ये डिस्टेंस की वैल्यू और ये g की वैल्यू।
इन सारों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करें, आफ्टर डिवीजन जो वैल्यू आएगी उस पर अंडर रूट ले लें, तो आपके पास मास आ जाएगा 10,000 kg। अगर 10,000 kg मास हो और 1 मीटर वो अपार्ट हो तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ये बन जाता है। समझ आई कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, प्लैनेट्स के दरमियान तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा होता है कि उनके अगर आप प्लैनेट्स का सोच ले तो प्लैनेट्स के दरमियान फोर्स काफ़ी ज़्यादा इसलिए होता है कि उन प्लैनेट्स का मास बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें सारे आगे आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि प्लैनेट्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्यों ज़्यादा होता है, कैसे होता है। एक मून है, सन है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अंदर फॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आगे आएगा। स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से। Now moving toward the exercise questions 5.2 of your textbook page 115, what is mean by force of gravitation। काफ़ी पढ़ लिया है, कुछ तो खुद कर लें। इसको आई थिंक आप खुद ही सॉल्व कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा। ये हमने पढ़ लिया है। नाउ वेरी सिंपल, दो बॉडीज़ है, दो बॉडीज़ के दरमियान कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपको यूनिवर्स में नज़र आ रहे हैं, कोई किसी किस्म के। आप बेड में बैठे हुए हैं, एक बेड है और एक आपके नज़दीक में जो है वो कोई टेबल पड़ा हुआ है। इन टेबल और इस बेड के दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है, ओके। क्योंकि उनका कोई मास है, उनका कोई उनके दरमियान कोई ना कोई कुछ डिस्टेंस होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो बात ही ख़त्म। अगर कोई मास है किसी बॉडीज़ का और उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करेगा। नाउ मूविंग टूवर्ड, अच्छा अभी आते हैं कि ये न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यार ये क्या कार्टून, ये कार्टून नहीं है भाई, ये है न्यूटन। न्यूटन एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि एप्पल नीचे गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। उसने सोचना शुरू किया तो वो उसको रिजल्ट ये मिला और इस सब का वो कंक्लूजन क्या निकाला कि एप्पल है और अर्थ है, एप्पल का भी मास है, अर्थ का भी मास है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद फोर्स इक्वल टू दिस। आखिर में उसने एंड में ये कंक्लूजन निकाला। स्टार्ट कहाँ से हुआ देख ले, सोच कहाँ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पर हो जाती है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.3 पेज 115। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ, आप जमीन को अपनी तरफ धकेल रहे हो, क्वेश्चन है ये, और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू, और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू, या जमीन आपको अपनी तरफ धकेल मीन्स के अपनी तरफ खींच रहा है। समझ आ रही है, इस क्वेश्चन की समझ आ रही है, ओके। विच वन इज अट्रैक्टिंग विद लार्जर फोर्स, कौन सा फोर्स लार्जर है, जमीन जो आप पर लगा रहा है या आप जमीन पर लगा रहे हो, यू और द अर्थ दोनों में, विच वन इज ग्रेटर। पहले पार्ट की तरफ जाते हैं तो पहला पार्ट तो मेरे पास अगर मैं देख लूँ तो पहला पार्ट मेरे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्लियर हो जाता है। थिंक ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ बी अपॉन ए, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ बी अपॉन ए इस डायरेक्शन में, और ये वाला ऑब्जेक्ट ए इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ए अपॉन बी, और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस इक्वल भी होंगे, ओके, और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो हमें यही बताता है कि बोथ द फोर्सेस विल बी इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी जाते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ कि विच वन विल बी ग्रेटर, द अर्थ का अट्रैक्शन या आप जो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। देखें, आपका जो मास है, मैं इसको कह दूं
कि अर्थ आपको फोर्स F1 के साथ अट्रैक्ट कर रही है और आप जो है अर्थ को फोर्स F2 के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी ये F1 मैंने कैसे निकालना है, ये F1 मैंने कैसे निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर यहाँ पर पुट करूँगा और इसका मास इनटू इसका मास यहाँ पर पुट करूँगा, मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा, ये वाला फोर्स आ जाएगा F1। अभी मैं F2 निकालता हूँ, तो F2 भी मैं ये इसी तरह से निकालता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। F2 में कैसे निकालूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पुट करूँगा और इसका मास और इसका मास दोनों का प्रोडक्ट है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर पुट करूँगा, दोनों से सिमिलर वैल्यूज आएंगी, ओके। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे को विद सिमिलर फोर्स अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यू और द अर्थ, इसका आंसर क्या है, बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद ए सिमिलर फोर्स, ओके, विद ए सिमिलर फोर्स, इज इट क्लियर। और दैट फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरह वही एग्जांपल है, एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि बॉल को मैंने नीचे फेंका ज़मीन पर और ज़मीन अगर इस एग्जांपल को आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेट करें तो काफ़ी आसान हो जाता है। ज़मीन इस पर फोर्स लगा रहा है और ज़मीन इस बाल पर फोर्स लगा रहा है और बाल इस ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, सिंपल, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन 5.9 of your textbook page 115. Explain law of gravitation. ओए होए बस कर यार। एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.9 ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, बुक में ऑलरेडी मेंशन है, ओके। और मैं यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेता हूँ, यही इक्वेशन इस स्टेटमेंट से आता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। और ये एक पिक्चर आप साथ बना ले, स्टेटमेंट लिख ले, इक्वेशन लिख ले और साथ एक पिक्चर बना ले। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, ओके, इट्स ओवर, जान छूट गई ना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी at my email mohsinalihan icp@gmail.com. Best of luck, stay home, stay safe. Thank you very much.